राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 19वीं कहानी सफदर को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि गांधी की बहुत सी नीतियों से असहमत होने के बावजूद भी सफदर असहयोग आंदोलन में भागीदारी करने का निश्चय लेते हैं। इस निश्चय में उनका सहयोग शंकर और सकीना करते हैं। शुरुआती दौर में सफदर को आम जन से वार्तालाप करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी नफीस उर्दू आम जन के पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन जल्द ही शंकर के सहयोग से सफदर देशज भाषा को सीख जाते हैं और आम जन से वार्तालाप करने में उन्हें सहूलियत होने लगती है। इसी दौरान जब ब्रिटिश सरकार सफदर और शंकर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है, तब भी सकीना और शंकर की पत्नी की असहयोग आंदोलन में शिरकत जारी रहती है। उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से जेल का क्या वातावरण होता है। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि जेल में जितने भी कैदी बंद होते हैं वे धार्मिक पुस्तकों का पाठन तो करते हैं, लेकिन राजनीति को लेकर अपने ज्ञान को किस तरह बढ़ाया जाए इसके बारे में उनका कोई तवज्जो नहीं होती, जिससे शंकर और सफदर खासे आहत होते हैं, क्योंकि राजनीति को समझे बगैर मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना संभव नहीं है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन शायद कहना चाहते थे। अंत में वे लिखते हैं कि किस तरीके से सफदर की बहस जो है एक गांधीवादी व्यक्ति के साथ होती है और दोनों के बीच में किस तरह का वार्तालाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था और ये कहानी यहीं पर समाप्त की थी। अब हम इसके अगले एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे और इस बुक की अंतिम कहानी की तरफ चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पुस्तक की 20वीं और अंतिम कहानी है सुमेर और इसका काल है 1942 ईस्वी। ये वही काल है जिसमें वोल्गा से गंगा पुस्तक प्रकाशित होकर आई थी और इस समय स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। ये वही काल है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर बतौर लेबर मिनिस्टर ब्रिटिश सरकार में कार्यरत थे और ये वही काल है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इन सब संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कागज कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि मैं बहुत से रेफरेंसेस और जवाब आपसे तलब करूंगी, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं रह जाती कि राहुल सांकृत्यायन एक घोर जातिवादी थे। आप कहानी ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेके इनके मन में कितना विष भरा था, ये किस तरीके से पात्र के माध्यम से इस कहानी में रिफ्लेक्ट हुआ है, सुनिए ध्यान से। इसका पहला दृश्य है अगस्त विद इन ब्रैकेट 1941 का महीना था। अब की वर्षा बहुत जोर से हो रही थी और कितनी ही बार कितने ही दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते थे। पटना में गंगा बहुत बढ़ गई थी और हर वक्त बांध तोड़कर उसके शहर के भीतर आने का डर बना रहता था। ऐसे समय बांध की चौकसी को भारी जरूरत होती है और पटना के तरुणों ने, जिसमें छात्रों की संख्या अधिक थी, बांध की रखवाली का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। सुमेर पटना कॉलेज के एमए प्रथम वर्ष का छात्र था। उसकी ड्यूटी दीघा घाट के पास थी। आज आधी रात को मालूम हुआ कि गंगा बढ़ती जा रही है। सवेरे भी उसका बढ़ना रुका नहीं था और बांध की बारी एक बीते से भी कम पानी से ऊपर थी। लोगों में भारी आतंक छाया हुआ था और हजारों आदमी यहाँ वहां कुदाल टोकरी लिए हुए खड़े थे। यद्यपि इसमें संदेह था कि ईंट के बांध को वे एक अंगुल भी ऊंचा कर सकते। कहने का मतलब यह है कि बांध ऑलरेडी इतना ऊंचा किया जा सकता था कि उसके और ज्यादा ऊंचा किए जाने की अब गुंजाइश नहीं बची थी। फिर भी लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि किसी भी तरीके से थोड़ा और इसको हम ऊंचा कर सकें। सुमेर भी सवेरे से ही बहुत चिंतित हो बांध पर टहल रहा था। दोपहर को पानी धीरे धीरे उतरने लगा। चिंता के मारे दबे जाते सुमेर के दिल को कुछ सांत्वना मिली। अपने पास वाले हिस्से में सुमेर ने एक और सौम्य मूर्ति को बांध की रखवाली करते कितनी ही बार देखा था और कभी कभी उसे इच्छा भी हुई थी कि उनसे बात करे, किंतु बाढ़ की चिंता में उधर जाना परेशान कर रखा था कि उसे बात छेड़ने की हिम्मत ही न हुई। आज जब बाढ़ उतरने लगी और आकाश में बादल भी फटने लगे, सुमेर को अपने पड़ोसी प्रहरी के सामने देख बात करने की इच्छा हो आई। दोनों में एक का रंग गेहुआ और दूसरे का काला था।
कद एक सा ही मंझोला, उम्र में जहां सुमेर 21 साल का छरहरा जवान था, वहां दूसरा 40 साल का ढीला ढाला कुछ स्थूल शरीर का आदमी मालूम होता था। कहना न होगा कि यह रंग क्यों मेंशन किया गया है और ये रंग किन किन का कैसा रहा होगा। सुमेर के शरीर पर खाकी हाफ पैंट, इस विवरण को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि अब मैं आपको इसके बाद कुछ चीज है जो बताऊंगी। सुमेर के शरीर पर खाकी हाफ पैंट, उल्टे कॉलर की खाकी हाफ शर्ट, कंधे पर बरसाती, पैर में रबर की काली गुरगाबी थी। और ये वही विवरण है जो 1942 के दौरान आरएसएस का ड्रेस कोड हुआ करता था। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की है जो मैं आपसे साझा करती हूं। सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक आरएसएस की जो ड्रेस कोड था वो यही था। उनके प्रथम संस्थापक हेडगेवार ने ही इसे डिजाइन किया था और ये डिजाइन किया गया था कांग्रेस सेवा दल की ड्रेस से प्रेरित होकर। कांग्रेस की सेवा दल की ड्रेस भी ऐसी ही थी। गणवेश के ऊपर व्हाइट शर्ट बाद में हुई, पहले खाकी पैंट और खाकी ही शर्ट थी। और ये सारा विवरण जो है मैंने नेट से लिया था और किसी ऐसे वैसे चैनल से नहीं, न्यूज 18 चैनल से 11 मार्च 2016 में ये आर्टिकल था और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:43 पर इसे अपडेट किया गया था। आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस को क्रॉस चेक आप जरूर कीजिएगा जो भी मैं दे रही हूं। कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना मत रखने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। आगे सुनिए, उसके साथी के बदन पर खद्दर की सफेद धोती, वैसा ही कुर्ता, गांधी टोपी और एक कंबल था, पैर नंगा था। सुमेर और आगे बढ़ गया और मुंह पर हंसी की रेखा लाकर बोला, शुक्र है आज बाढ़ उतर रही है और बादल भी फट रहा है। हाँ, हम लोग कितने चिंतित थे। मैंने एक बार पढ़ा था कि आज से 2500 वर्ष पूर्व जब पाटलिपुत्र विद इन ब्रैकेट पटना बसाया जा रहा था तो गौतम बुद्ध ने और तरह से इसे समृद्ध नगर होने की बात करते हुए पाटलिपुत्र के 3 शत्रु बतलाए थे, आग, पानी और आपस की फूट। तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी तो मैं राजनीति का हूं, किंतु इतिहास में भी शौक है, खासकर मूल के अनुवादों को पढ़ने का। हाँ, पानी शत्रु को तो हम आज कई दिन से देख ही रहे हैं और आग का भय उस वक्त रहा होगा जबकि पाटलिपुत्र के मकान अधिकतर लकड़ी के बनते होंगे। शाल के जंगलों की अधिकता के वक्त यह होना ही था और फूट तो सारे भारत की लक्ष्मी को बर्बाद कर ही रही है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम सुमेर है, मैं पटना कॉलेज के 5म वर्ष का विद्यार्थी हूं और मेरा नाम राम बालक ओझा है। मैं भी एक वक्त पटना कॉलेज का विद्यार्थी रह चुका हूं, किंतु उसे 20 साल से ऊपर हुए। एक मित्र ने जोर दिया, नहीं तो मैं एमए किए बिना ही असहयोग कर रहा था। खैर, वैसा होने पर भी मुझे अफसोस न होता। मुझे इन वर्षों में साफ मालूम होने लगा है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अनर्थकारी विद्या है। तो जिसे ये ओझा जी के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं कि ये जितनी भी अंग्रेजी शिक्षा है या अंग्रेजों के स्कूल है, ये अनर्थकारी शिक्षा है। जबकि फूले और अंबेडकर बिल्कुल अलग विचार रखते थे। उनके हिसाब से अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है और उसको जरूर पिए जाने की जरूरत है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। तो आपने ये विद्या भुला दी होगी, करीब करीब बिल्कुल भूल जाती, मैं कोरी सलेट हो जाता तो कितना अच्छा होता। उस वक्त में सच्चाई को अच्छी तरह पकड़ पाता, अर्थात बुद्धि के नहीं बल्कि श्रद्धा के पथ पर आंख मूंद कर आरूढ़ हो जाते। श्रद्धा के पथ को आप बुरा समझते हैं सुमेर बाबू? मैं बाबू नहीं हूं ओझा जी, मैं एक साधारण चमार का लड़का हूं। मेरे घर में एक धूर भर भी जमीन नहीं थी, किंतु जमींदार ने जबरदस्ती दखल कर वहां अपना बगीचा बनवा लिया। माँ कूट पीस कर अब भी पेट पालती है। मुझे पहले एक सज्जन की कृपा, फिर स्कॉलरशिप यहां तक लाई। इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैं बाबू शब्द का मुस्तहक नहीं हूं। तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी कहा जाता है कि उनके जो टीचर थे, उनके कृपा पात्र, उनकी कृपा की वजह से डॉक्टर अंबेडकर इतना आगे गए और बाद में स्कॉलरशिप से वे पढ़े। तो वे अपनी मेरिट पे नहीं थे, ये मतलब है कहने का।
आदतवश समझी सुमेर जी, लेकिन मुझे आपको जो परिचय अभी मिला है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। जानते हैं, गांधी जी के एक शिष्य को, हरिजन तरुण को इस प्रकार संग्राम करते देख कितना आनंद होता है। ओझा जी, मैं आपसे और बात कहना चाहता हूं और स्नेह के साथ, इसलिए यदि आप मेरे मतभेद को पहले ही जान लें तो मैं समझता हूं अच्छा होगा। मैं हरिजन नाम से सख्त घृणा करता हूं। मैं हरिजन पत्र को पुराण पंथी भारत को अंधकार युग की ओर खींचने वाला पत्र समझता हूं और गांधी जी को अपनी जाति का जबरदस्त दुश्मन। आप अपनी जाति पर गांधी जी का कोई उपकार नहीं मानते? उतना ही उपकार मानता हूं जितना मजदूर को मिल मालिक का मानना चाहिए। गांधी जी मालिक बनने के लिए नहीं कहते। जमींदारों, पूंजीपतियों, राजाओं को बलि, संरक्षण, गार्जियन कहने का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? ये बात तो ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलती है जो सही भी है। गांधी जी का हमारे साथ प्रेम इसलिए है ना कि हम हिंदुओं में से निकल ना जाएं। पूना में आमरण अनशन इसलिए किया था कि हम हिंदुओं से अलग अपनी सत्ता न कायम कर लें। हिंदुओं को हजार वर्षों से सस्ते दासों की जरूरत थी और हमारी जाति ने उसकी पूर्ति की। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। ये भी सही विवरण है। पहले हमें दास ही कहा जाता था। अब गांधी जी हरिजन कहकर हमारा उद्धार करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि दास कभी भी नहीं कहा गया अछूतों को। उन्हें हमेशा अस्पृश्य या अछूत ही कहा गया है। मतलब अनटचेबल्स। और यहां पर दासों की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अछूत जो है वो मुफ्त के उन्हें गुलाम मिला करते थे, इसलिए यहां दासों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और जितना भी सवर्ण तबका था वो इन अछूतों पर जो है अपना पूरा मालिकाना हक समझता था, उनके साथ कैसा भी सुलूक कर सकता था। यदि आपको याद हो, महात्मा फूले ने इसका बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है अपने आर्टिकल्स में कि किस तरीके से अमेरिका में जो गुलामों की स्थिति है वे अछूतों की तरह ही है, लेकिन अछूतों की स्थिति से बेहतर है, क्योंकि वहां पर गुलामों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए या दासों को दासता से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों ने ही, यानी कि गोरों ने ही बहुत से आंदोलन खड़े किए, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था करी, जबकि अछूतों के लिए यहाँ पर सवर्णों ने या ब्राह्मणों ने ऐसा कुछ नहीं किया और एजुकेशन से तो उन्हें हमेशा दूर रखा गया। और आज भी सरकार जो है वो मनुवादी विचार रखती है और धीरे धीरे करके किस तरीके से अछूतों से उनके सारे शिक्षा के अधिकार छीन रही है। इन सब चीजों पर आप मंथन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले हमें दास ही कहा जाता था, अब गांधी जी हरिजन कहकर हमारा उद्धार करने की बात करते हैं। शायद हिंदुओं के बाद हरि ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। आप खुद समझ सकते हैं ऐसे हरि का जन बनना हम कब पसंद करेंगे। तो आप भगवान को भी नहीं मानते। किस उपकार पर हजारों वर्षों से हमारी जाति पशु से भी बदतर, अछूत, अपमानित समझी जाती रही है, और उसी भगवान के नाम पर जो हिंदुओं की सबसे बड़ी जाति की जरा जरा सी बात पर अवतार लेता रहा, रथ हाँकता रहा, किंतु सैकड़ों पीढ़ियों से हमारी स्त्रियों की इज्जत बिगाड़ी जाती रही। हम बाजारों में, सोनपुर के मेले में पशुओं की तरह बिकते रहे। आज भी गाली, मार खाना, भूखे रहना ही हमारे लिए भगवान की दया बतलाई जाती है। इतना होने पर भी जिस भगवान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी उसे माने मेरी बला। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ एक बार फिर कि खरीद फरोख्त की तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। यहाँ पर दासों से भी ज्यादा जो निरीह प्राणी थे वे थे अछूत, अस्पृश्य। उनमें खरीद फरोख्त का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ पर मैं आपको कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल का एक लेख है, मुस्लिम समाज में मजलूम कौन, इसका मैंने पाठन किया है। आप यदि प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो एपिसोड नंबर 6 होगा ये। उसमें उन्होंने ये बात बहुत बढ़िया कही है कि जब कोई भी सवर्ण या ब्राह्मण हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाता था, या वे जो अपनी जागीरदार बेचता था और कोई मुस्लिम यदि उसको खरीदता था जमींदारी को, तो जितना भी गांव में अस्पृश्य हुआ करते थे वे ऑटोमेटिकली हिंदू से मुस्लिम बन जाया करते थे। उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वे अपने हिसाब से धर्म का भी जो है वो चॉइस कर सकें।
इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं या एपिसोड नंबर 6 में जाकर सुन सकते हैं। तो आप डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते को पसंद करते होंगे? गलत। डॉक्टर अंबेडकर भुक्तभोगी हैं। मुझे भी प्रथम द्वितीय वर्ष में हिंदू लड़कों ने हॉस्टल में रहने नहीं दिया, किंतु मैं अंबेडकर के रास्ते और कांग्रेसी अछूत नेताओं के रास्ते में कोई अंतर नहीं देखता। मतलब वेटिंग फॉर वीजा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है बिना नाम लिए हुए। जब पारसी धर्मशाला में भी डॉक्टर अंबेडकर को रहने नहीं दिया था, उस तरह का जिक्र है, राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पात्र सुमेर के माध्यम से ये बात कही जा रही है। सुमेर कह रहा है कि मुझे भी हॉस्टल में रहने नहीं दिया गया था, तो क्या मैं उसका रोना लेके बैठ जाऊं? आप समझ रहे हैं सारी क्या बातें हो रही हैं? और मेरी समझ में वह रास्ता गांधी बिड़ला बजाज रास्ते से भी जाकर मिल जाता है। उसका अर्थ है अछूतों में से कुछ 5-5, 6-6 हजार महीना पाने वाले बन जाएं। अछूतों में भी बिड़ला बजाज नहीं तो हजारीमल ही बन जाएं। अछूतों के पास यदि 1-2 देशी रियासतें नहीं तो 1-2 छोटी मोटी जमींदारियां ही आ जाएं, अगर इससे 10 करोड़ अछूतों की दयनीय दशा दूर नहीं की जा सकती। तो मतलब आपने देखा होगा चंद्रभान जी और रतन जी के वीडियोस जो आप सुनते होंगे, तो वे दलित एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि दलितों को भी बिजनेस करना चाहिए, अपना स्तर ऊपर उठाने के लिए। नौकरियां तो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं कि 2-4 दलित अगर रईस बन ही गए तो उससे कौन सा उद्धार हो जाएगा? उद्धार भले ही ना हो, लेकिन जैसे कि टाटा, बिरला या और भी बजाज जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है लेख में, उन सब लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने फाइनेंसेस प्रोवाइड किए उन लोगों को जो सोसाइटी के लिए, अपने तबके के लिए काम कर रहे थे। तो यदि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दलितों में होते हैं, वो कम से कम पैसा तो पंप कर ही सकते हैं दलितों के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब शोषण बंद होना चाहिए। हाँ, गरीबों की कमाई पर मोटे होने वालों का भारत में नामो निशान यदि न रहे, तभी हमारी समस्या हल हो सकती है। गांधी जी इसलिए तो हाथ के कपड़े, हाथ के गुड़, हाथ के चावल, सभी हाथ की चीजों के इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। हाँ, बिड़ले और बजाजों के रुपए के बल पर जब खादी संघ को 1-2 लाख का घाटा होगा तो कोई सेठ उठकर चेक काट देता है। यदि यकीन होता है कि गांधी के चरखे करखे से उनकी मिलें बंद हो जाएंगी तो मोती के हार और रेशम की साड़ियां सपना हो जाएंगी, तो याद रखिए ओझा जी, कोई सेठ सेठानी गांधी जी की आरती उतारने न आते। तो मतलब आप गांधी के किए हुए कामों को नकार नहीं सकते। उन्होंने, जबकि पिछले कहानी सफदर में हमने पढ़ा कि 1857 की क्रांति के बाद आम जनता को आंदोलन से जोड़ने का जो इम्पॉसिबल टास्क था वो गांधी ने कर दिखाया था। और उन्होंने इसमें सिर्फ सवर्णों को ही नहीं जोड़ा, निम्न जाति के लोगों, अस्पृश्यों को भी इस आंदोलन से जोड़ा। तो उनके सामाजिक सरोकार को आप इस तरह नहीं नकार सकते। तो आप गांधीवादियों को दलाल समझते हैं? मुझे उसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो कुछ कोर कसर थी उसे उन्होंने घर फूंक नीति के विरुद्ध हिंदुस्तानी सेठों के हुआ हुआ में शामिल हो पूरा कर दिया। तो आप चाहते हैं जहां जापानी पैर रखने वाले हों वहां के कल कारखानों को जलाकर राख कर दिया जाए। भारतीयों में कितने संकट, कितने श्रम के साथ ये कारखाने कायम किए, जरा आप इस पर भी विचार कीजिए सुमेर। मैंने संकट और श्रम पर विचार किया है और इस पर भी कि गांधी मशीनों के अस्तित्व को एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने की बात करते रहे हैं। साथ ही यह भी जानता हूं सेठ लोग चाहते हैं कि हमारे कारखाने सुरक्षित ही जापानियों के हाथ में चले जाएं। जापानी पूंजीवाद के जबरदस्त समर्थक हैं। जापानी रेडियो को सुनकर सेठों को विश्वास है कि जापानी शासन में कारखाने के मालिक वही रहेंगे। यह छोड़ बतलाइए उनके दिल में और कौन से उच्च आदर्श के निमित्त त्याग भाव छलछला आया है। तो ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और अंग्रेजों ने कांग्रेस के पूछे बगैर या उसकी सलाह लिए बगैर अपने भारत को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया था। क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, इस पुस्तक में क्रिस्तोफ जाफरोलो ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्थिति को समझाया है कि असली राष्ट्रवादी दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ही थे। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था कि यदि अंग्रेजों का इस वक्त असहयोग किया गया तो जापान जो एक
ताकत बनकर एशिया में उभर चुका है, वो इंडिया को टेक ओवर कर लेगा और अंग्रेजों के साथ साथ एक नई ताकत जापान से भी भारत को जूझना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त अंग्रेजों का सहयोग किया जाना बहुत जरूरी है। और राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आगे सुनिए, देश की अर्जित संपत्ति की वे रक्षा करना चाहते हैं। ओझा जी, मत जले पर नमक छिड़किए। सेठों को देश की संपत्ति का नहीं, अपना संपत्ति का ख्याल है। उनके लिए देश जाए चूल्हे भाड़ में। वे चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना। मजदूरों की 4 पैसा मजदूरी बढ़ाने की जगह जो लोग हड़तालियों को मोटर से कुचलवा देते हैं, उसके लिए देश की संपत्ति के अर्जन रक्षण की बात न कीजिए। यदि उनके बारे में ये मान भी लिया जाए तो गांधी जी की ईमानदारी पर तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। मैं ईमान को आदमी के काम से, उसके वचन से तौलता हूं। मैं गांधी जी को दूध पीने वाला बच्चा नहीं मानता। एंड्रयूज के फंड के लिए उन्हें 5 लाख की जरूरत थी। 5 ही दिन में बंबई के सेठों ने गांधी जी के चरणों में 7 लाख अर्पित कर दिए। सेठों का जितना बड़ा काम वे कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लैंड अमेरिका के सेठ 7 करोड़ की थैली पेश कर सकते थे। यह तो अत्यंत सस्ता सौदा था। इसका मतलब है रिश्वत। सेठ भगवान को जो कुछ चढ़ाते हैं तो सिर्फ उसी ख्याल से उसके द्वार पर लाभ शुभ लिखा रहता है। तो चरखे करघे को आप शोषण का शत्रु नहीं मानते, उल्टा मैं उन्हें शोषण का जबरदस्त पोषक मानता हूं। तो तब तो मिल को भी आप शोषण का शत्रु समझते होंगे। सुनिए भी तो, मैं क्यों शोषक मानता हूं। दुनिया जिस तरह पत्थर के हथियारों को छोड़कर बहुत आगे चली आई है, उस तरह चरखे करघे से भी बहुत आगे चली आई है। मैंने पटना म्यूजियम में 1000 वर्ष पुरानी ताम्र लिपि पर लिखी पुस्तकें देखी हैं। उस वक्त सेठों के बही खाते तथा नालंदा के विद्यार्थियों की पुस्तकें और नोटबुकें इसी ताम्र पत्र पर लिखी जाती थी। गांधी जी 7 जन्म तक कहते रह जाएं और लौट चलो ताम्र पत्र के युग में, मगर दुनिया टीटागढ़ के कागज, मोनोटाइप, रोटरी चपकाने के युग से लौटकर ताम्र पत्र के युग में नहीं जाएगी। न जाने में ही उनका कल्याण है, क्योंकि इससे सेवाग्राम की भजनावली के फैलने में भले ही दिक्कत हो, किंतु हर एक व्यक्ति को शिक्षित, सो भी आज तक के अर्जित ज्ञान विज्ञान में देखना असंभव होगा। फासिस्ट लुटेरों के टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों, गैसों के मुकाबले में यदि गांधी जी पत्थर के हथियारों की ओर लौटने की बात करें तो इससे रत्ती भर अक्ल रखने वाली जाति भी नहीं मान सकेगी, क्योंकि वे सीधी आत्महत्या होगी। ये बात तो है, आज के युग से हम पुरातन युग में नहीं लौट सकते। आप ये देखिए कि यही सारी बातें जो हैं वो मोदी जी नहीं कहते हैं कि वे देश को 1000 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं। उनके भाषणों में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं इलेक्शन और के दौरान, और उससे थोड़ा पहले की वीडियोस यदि आप जांचेंगे तो आपको ये सारा डिस्कोर्स मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं, लेकिन मंथन जारी रखिएगा और इस बात का जवाब भी बताइएगा कि उस वक्त 2 ही विचारधाराएं जो है माना जाता है एक्सट्रीम पर थी, या तो अंबेडकरवादी विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा। और यदि दोनों से ही राहुल सांकृत्यायन का बैर है तो सिर्फ और सिर्फ एक तीसरी ही विचारधारा बचती थी, जो हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में थी। क्योंकि मुस्लिमों के प्रति इनका कितना द्वेष था वो भी हमने देखा है पहले की कहानियों में। इन सभी बातों का जो है मुझे सोच समझ कर जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। डिस्कोर्स को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।